दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार मोदी और अमित शाह दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी के बने रास्ते पर चल पड़े हैं और किस प्रकार अमित शाह ने ओपीएस की चर्चा की है। पीएम मोदी ने जाति जनगणना की भी बात कही। उसके बाद बात करेंगे मोदी सरकार में लिए गए उन फैसलों की जिनका देश हित से कोई सरोकार नहीं था और मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद की, जिसे नोटबंदी के सहारे पूरी तरह खत्म करने की भी बात कही जा रही थी। तो चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी केवल ध्रुवीकरण की बात करते थे, लेकिन आज के दौर में वही प्रधानमंत्री राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। शायद उनके पास और कोई रास्ता बचा भी नहीं है, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली जाति जनगणना के पक्ष में बोल ही दिया। आपको द प्रिंट के हवाले से जानकारी दे दे कि हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि माला जाति की जनसंख्या मडगांव जाति से कम है, जबकि माला जाति आरक्षण का लाभ ज्यादा ले रही है और मडगांव का हिस्सा हथिया रही है। मोदी जी ने कहा कि यह मडगांव जाति के साथ अन्याय है और हम इसे यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर पीएम के बयान की व्याख्या करें तो एक तरह से मोदी जी यही कह रहे हैं कि आबादी के अनुपात में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, और गहराई में जाएं तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। उधर राजस्थान के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने दावा किया कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बन रही है और ओपीएस के लिए हमने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन जिस जाति जनगणना और ओपीएस को लागू करने का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी स्वीकार करना पड़ गया है कि यदि सत्ता में आना है तो इन दोनों मुद्दों के बगैर नहीं आ सकते। अब चलिए मोदी जी के द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजनों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है, समय समय पर अचानक ही कोई बड़ा डिसीजन ले लिया जाता है और डिसीजन लेने के बाद भाजपा के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता मोदी जी की गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े तो राष्ट्रहित में बढ़े, कोरोना काल में बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन लगाकर गरीब प्रवासी मजदूरों को पैदल घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया, और बीबीसी न्यूज के आंकड़ों की बात करें तो सैकड़ों मजदूर रास्ते में भूख से मर गए और मजदूर ट्रेन में दबकर मर गए। सवाल यह है कि जब पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा पूरे देश में लगाने की तो उस समय 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जरूरत के अनुसार लॉकडाउन लगाए जा चुके थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी तैयारी के अफरा तफरी में सिर्फ इसलिए लॉकडाउन लगा दिए ताकि सारा श्रेय केवल मोदी जी को मिले? क्योंकि सर्वे में पाया गया है कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश लॉकडाउन को हमसे बेहतर हैंडल किए हैं और लॉकडाउन लगाने से पहले लोगों को घर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय दिए थे, और जो नहीं पहुंच पाए थे उनके लिए सरकारी बस या ट्रेनों का इंतजाम किए थे। खैर छोड़िए, इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन नोटबंदी करने के दौरान मोदी सरकार और उनके नेता यह प्रचार करते नहीं थक रहे थे कि यह काला धन और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार है, जबकि रिजर्व बैंक ने यह कह दिया था कि जितना नोट रिजर्व बैंक ने छापे थे लगभग सभी नोट रिजर्व बैंक के पास वापस आ गए हैं। बात रही आतंकवाद की, तो आज भी कश्मीर में आतंकवाद जारी है। 22 नवंबर को दैनिक भास्कर के हवाले से आतंकवादियों ने 5 जवानों को शहीद कर दिया और 28 घंटे से मुठभेड़ जारी है, जिसमें 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। दैनिक भास्कर ने यह भी बताया है कि बीते 2 सालों में राजौरी, पुंछ आदि जगहों पर बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 2021 अक्टूबर महीने में 3 बड़े आतंकवादी हमले हुए, 2022 अगस्त और दिसंबर में 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए और 2023 में 10 जवान शहीद हुए। तो सवाल यह है कि क्या नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला केवल देश के ऊपर थोपी गई जबरदस्ती का फैसला था, जिससे कोई लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि गरीब मजदूर किसानों के पास अपने घर का खर्च और बड़ी बीमारी के दवा के लिए पैसे भी नहीं बचे थे और नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगे रहे और कईयों की तो लाइन में लगे हुए मौत भी हो गई। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।